हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे उत्पादन लागत का। हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि उत्पादन लागत क्या होता है, कितने प्रकार के उत्पादन लागत होती हैं और कौन कौन सी चीज़ उसमें सम्मिलित होती है। सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि उत्पादन लागत क्या होती है। देखिए, हम लोग जो है अपने साधारण बोलचाल की भाषा में हमारा उत्पादन लागत का क्या अर्थ होता है, हम क्या समझते हैं। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में लागत का अर्थ जो है उन समस्त लागतों से होता है जिन्हें एक उत्पादक श्रम के रूप में, पूंजी के रूप में एवं अन्य उपादानों के उपयोग के बदले पुरस्कार के रूप में देता है। साधारण बोलचाल की भाषा में क्या होता है कि उत्पादन लागत का जो अर्थ है वो यह होता है कि जो एक उत्पादक श्रम के बदले में, पूंजी के बदले में या उत्पादन के अन्य साधनों के बदले में जो उसे देता है, जो भी पुरस्कार देता है, श्रम को मजदूरी के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में, भूमि को लगान के रूप में जो कुछ भी देता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही लागत कहते हैं या उत्पादन लागत कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम इतना ही मतलब समझते हैं उत्पादन लागत का। लेकिन यदि कोई उत्पादक जो है अपना स्वयं का साधन, अपना स्वयं का उपादान अपने पास से देता है तो उसकी लागत को उत्पादन लागत में हम सम्मिलित नहीं करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन लागत के अंतर्गत केवल अन्य व्यक्तियों को किए गए भुगतान ही सम्मिलित नहीं रहते हैं, बल्कि उत्पादन के द्वारा स्वयं दिए गए उपादानों का पुरस्कार और वस्तुओं की कीमत तथा उसका स्वयं अपना लाभ भी सम्मिलित रहता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन लागत का मतलब क्या है। उत्पादन लागत का मतलब है भूमि का लगान, कच्चे माल की कीमत, मजदूरों की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, संगठनों का वेतन और उद्यमी का सामान्य लाभ। उत्पादन लागत में क्या सम्मिलित होगा? भूमि का लगान, क्योंकि जब भी हम कोई उत्पादन करेंगे तो हमें भूमि तो चाहिए ही अपने संयंत्रों को लगाने के लिए। और उसके बाद हमें कच्चे माल की आवश्यकता है, चाहे हम कोई वस्तु बनाए, चाहे कोई पेन बनाए, कॉपी बनाए, कोई टीवी बनाए, कुछ भी बनाए तो कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और मजदूर तो चाहिए ही, क्योंकि उत्पादन का एक सक्रिय साधन चाहिए, मजदूर की आवश्यकता होगी। और पूंजी की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि बड़े बड़े उपक्रम लगाए जाते हैं तो पूंजी की आवश्यकता होती है, चाहे वह पूंजी बैंक से उधार ले उद्योगपति या खुद अपने पास से लगाए। और संगठनों का वेतन चाहिए, उसमें और लोग जो काम करने वाले हैं उनको वेतन चाहिए। और इसमें उद्यमी का सामान्य लाभ भी सम्मिलित होता है उत्पादन लागत में। तो अब आशा करता हूं कि आपको आइडिया आ गया होगा कि उत्पादन लागत का मतलब क्या होता है। आप चाहे यदि इसकी परिभाषा को नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो आप अपनी परिभाषा नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। देखिए, ये है, आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको कि उत्पादन लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन व्यय के रूप में उठाए जाते हैं। हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि उत्पादन लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन व्यय के रूप में उठाए जाते हैं, जिन चीज़ों को मैंने अभी पीछे बताया है। या आप चाहे तो इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं कि उत्पादन लागत में वे सभी भुगतान सम्मिलित हैं जो कि दूसरे को उनकी वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोग के बदले में दिए जाते हैं। इसमें मूल्यह्रास तथा अप्रचलन जैसी मदें भी सम्मिलित रहती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनुमानित मजदूरी तथा उसके द्वारा प्रदान की गई भूमि और पूंजी का पुरस्कार भी सम्मिलित होता है। अब आइए उत्पादन लागत का वर्गीकरण या इसका प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से किस किस आधार पर जो है उत्पादन लागत को डिवाइड किया गया है विभिन्न कैटेगरीज में। देखिए, उत्पादन लागत का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी लागत होती है? दो मेन
होती है, इसको बांटेंगे तीन मेन होता है, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। इसको जो है 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। आज वाली वीडियो में हम लोग मौद्रिक लागत को पढ़ेंगे, स्पष्ट लागत क्या होती है, अस्पष्ट या सन्निहित लागत क्या होती है और सामान्य लाभ क्या होता है। हम लोग इस वीडियो में केवल आज इसी को पढ़ेंगे, बाकी जो 2 बचेंगे इसको अदर वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, वास्तविक लागत और अवसर लागत को। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं आगे। तो आइए समझते हैं कि मौद्रिक लागत क्या होती है। देखिए, इसमें एक शब्द लगा हुआ है, मौद्रिक लगा हुआ है। लागत तो भी आपने समझा, उत्पादन लागत, उसमें लगा है मौद्रिक। मौद्रिक है जिसका मतलब मुद्रा से संबंधित होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मौद्रिक है तो इसका मतलब मुद्रा से संबंधित होगा। मौद्रिक लागत किसे कहते हैं? देखिए, सामान्यतः मौद्रिक लागतों के अंतर्गत वे लागतें आती हैं जिन्हें कोई उत्पादक उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए मुद्रा के रूप में व्यय करता है। हमने क्या पढ़ा अभी कि सामान्यतः मौद्रिक लागतों के अंतर्गत वे लागतें आती हैं जिन्हें कोई उत्पादक उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए मुद्रा के रूप में व्यय करता है। सीधे सीधे ऐसे समझिए कि भाई जब आपको कुछ उत्पादन करना है तो आप जो है साधनों उत्पादन करने के लिए साधनों को एकत्रित करेंगे। उन साधनों को जब आप लाएंगे, उसको खरीदेंगे, उसके लिए जो व्यय करेंगे, जो मुद्रा के रूप में देंगे, उसे ही क्या कहेंगे? मौद्रिक लागत कहेंगे। या दूसरे शब्दों में इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को मुद्रा में व्यक्त किया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है वह मौद्रिक लागत कहलाती है। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इसको। देखो, मौद्रिक लागत, इसमें मौद्रिक शब्द जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब मुद्रा से संबंधित समझिए। सामान्य रूप से क्या होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो है हमें विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने में हम जो व्यय करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही मौद्रिक लागत कहते हैं। और यह जो है 3 प्रकार का होता है, स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें, सामान्य लागत। देखिए, मौद्रिक लागतों में 3 प्रकार की लागतें सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट या सन्निहित लागतें और सामान्य लाभ। तो आइए हम समझते हैं स्पष्ट लागतों के बारे में कि स्पष्ट लागतें किसे कहते हैं। देखिए, स्पष्ट लागतें किसे कहते हैं? ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है उसे स्पष्ट लागतें कहते हैं। स्पष्ट लागतों में क्या होता है? ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्पष्ट लागतें कहते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो कि एक उत्पादक स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने में व्यय करता है। इन स्पष्ट लागतों में 3 मदें सम्मिलित होती हैं। इन लागतों में जो है इसमें 3 मदें सम्मिलित होती है। पहला उत्पादन लागत होता है, दूसरा विक्रय लागत होता है, तीसरा अन्य लागतें होती हैं। उत्पादन लागत में क्या क्या आता है? जैसे वस्तु की कीमत आती है, मजदूरों की मजदूरी आती है, प्रबंधकों का वेतन आता है, ऋण ली गई पूंजी का ब्याज और भूमि तथा भवनों का किराया आता है। विक्रय लागतों में क्या आता है? जैसे विज्ञापन तथा बिक्री संबंधी व्यय इसमें सम्मिलित होते हैं। और अन्य लागतों में जैसे बीमा व्यय, कर इत्यादि आता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्पष्ट लागतें किसे कहते हैं। भाई कुछ और भी परिभाषाएं ले लें। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार लेफ्टविच क्या कहते हैं कि स्पष्ट लागतें वे नगद भुगतान हैं जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। Explicit costs are those cash payment which firms make to outsiders for their services and goods.
अब ये देखते हैं कि स्पष्ट लागतों में क्या क्या सम्मिलित होता है। देखो स्पष्ट लागतों में मैंने तो पहले ही बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर चार्ट में आप जान सकते हैं कि कच्चे माल पर किया गया व्यय होता है सम्मिलित स्पष्ट लागतों में। जो कच्चा माल खरीदेंगे तो हम जो है उसको व्यय करें, उस पर जो है कुछ पैसे खर्च करेंगे, व्यय करेंगे उस पर। श्रमिकों की मजदूरी, श्रमिकों को कुछ मजदूरी देंगे उनके रेट के हिसाब से। उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, क्योंकि उत्पादन कार्य करना होता है, बड़े संयंत्र लगाने पड़ते हैं, तो व्यक्ति बैंक से जाकर के उधार लेता है, बैंकों से या प्राइवेट संस्थाओं से उधार लेता है, तो उसे उस पर ब्याज देना पड़ता है। भूमि और भवन का किराया। उपकरणों की टूट फूट भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि जब भी किसी उपकरण का उत्पादन कार्य हम चालू करेंगे तो उसमें टूट फूट होती रहेगी। विज्ञापन व्यय भी इसमें सम्मिलित होता है, क्योंकि अपने सामान की बिक्री के लिए जो है लोगों तो उसी पहुंच बनाने के लिए हम जो है इसका विज्ञापन करवाते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन में हो या टीवी पर हो, तो इसमें विज्ञापन व्यय भी सम्मिलित होता है। बीमा व्यय भी होता है। खतरे से आपातकालीन स्थिति में खतरे से बचने के लिए जो है या ऐसी विपत्तिकालीन परिस्थिति आ जाए जिसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो हर फर्म, हर व्यक्ति क्या करता है, बीमा करवाता है, तो उस पर किया गया व्यय भी इसमें सम्मिलित होता है। और कर के रूप में जो भुगतान किया जाता है, क्योंकि यदि उत्पादन कार्य आप कर रहे हैं तो आप सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा यदि आप उसके दायरे में आ रहे हैं, तो कर पर किया गया भुगतान भी इन स्पष्ट लागतों में सम्मिलित होता है। चलिए, मौद्रिक लागत में पहला हो गया स्पष्ट लागतें। अब दूसरा क्या है, अस्पष्ट या सन्निहित लागतें। अस्पष्ट या सन्निहित लागतें किसे कहते हैं? देखिए, इसके अंतर्गत उन साधनों एवं सेवाओं की कीमत शामिल की जाती है जो साहसी या उत्पादक व्यवसाय में स्वयं लगाता है, जैसे साहसी की निजी पूंजी पर ब्याज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंतर्गत उन साधनों एवं सेवाओं की कीमत शामिल होती है जो साहसी या उत्पादक व्यवसाय में स्वयं लगाता है, जो अपने साधन लगाता है। जब उसका बाजार, जो वह अपना साधन लगाता है उत्पादन कार्य में, और जब हम उसका बाजार दर पर मूल्यांकन करते हैं तो जो भी व्यय आता है उसे स्पष्ट लागतें कहते हैं। उसे अस्पष्ट या सन्निहित लागतें कहते हैं। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, इस तरह भी इसको कह सकते हैं आप। इसमें उत्पादक के वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता। इसमें उत्पादक के वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता। जो अपने साधन लगाता है, अपने साधनों को उसमें प्रयोग करेगा, चाहे उसकी पूंजी हो, चाहे उसका भूमि हो, ठीक है, तो चाहे वह खुद श्रम करे, तो वह खुद को जो है प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता है। इसमें उन सेवाओं और साधनों की कीमतों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से उनकी कीमत नहीं चुकाता। या हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्पादन की अस्पष्ट लागतें स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पादन की अस्पष्ट लागतें स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें हैं। तो आइए समझते हैं कि इन अस्पष्ट या सन्निहित लागतों में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं। देखिए, अस्पष्ट लागतों में जो सम्मिलित मदें हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी। क्या इसमें स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी, यदि उत्पादक जो है स्वयं उसमें श्रम करता है, स्वयं कार्य करता है, तो उसकी जो भी मजदूरी होगी वह अस्पष्ट लागतों में आएगी। भले ही वो अपने आप को स्वयं मजदूरी न दे, जैसे और मजदूरों को देता है 500-600 रुपये रोज या 10,000 20,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, वो स्वयं को न दे, लेकिन फिर भी जो है उसका बाजार दर पर मूल्यांकन करने पर जो भी आएगी उसकी मजदूरी, उसके श्रम का, वो भी जो है उस उत्पादन लागत में सम्मिलित होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्पष्ट लागतें बोलते हैं, क्योंकि वह खुद जो है उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से उसका भुगतान नहीं करता है। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा स्वपूंजी का ब्याज। स्वपूंजी का ब्याज, जब कोई उत्पादक जो है
बैंक से पैसे लेता है या किसी प्राइवेट संस्था से पैसे लेता है और उस पर ब्याज चुकाता है तो वो तो स्पष्ट लागत में आता है। लेकिन जब वह अपनी पूंजी उसमें लगाता है तो वह अपने को स्वयं ब्याज नहीं देता, लेकिन बाजार दर पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और वह भी लागतों में सम्मिलित होगा और इसे क्या बोलेंगे? अस्पष्ट लागतें बोलेंगे। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि स्वपूंजी का ब्याज, व्यक्ति जब जो है जहाँ अपनी पूंजी लगाता है वहाँ पर वो जो है वह स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से ब्याज नहीं देता। यदि बैंक से लेगा, किसी प्राइवेट संस्था से लेगा तो वह ब्याज देगा, प्रत्यक्ष रूप से ब्याज देगा तो इसी पर लागत कहेंगे। लेकिन जब वो खुद की पूंजी लगाएगा तो खुद को वह ब्याज नहीं देगा, लेकिन उसका बाजार दर पर मूल्यांकन किया जाएगा तो उसकी पूंजी का कुछ न कुछ ब्याज निकलेगा, तो यह जो है अस्पष्ट लागत होगा। वही नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट है स्वभवन का किराया। जब व्यक्ति जो है या उत्पादक किसी दूसरे के जमीन को या भवन को किराए पर लेता है तो उसको जो मौद्रिक भुगतान करता है उसे स्पष्ट लागत करते हैं। लेकिन वह जो खुद का भवन प्रयोग करता है उत्पादन के लिए तो वह खुद को प्रत्यक्ष रूप से कोई भुगतान नहीं करता, लेकिन बाजार दर पर मूल्यांकन करने पर उसकी उस भवन की भी लागत आएगी और इस स्वभवन की किराए को क्या बोलेंगे? अस्पष्ट लागत बोलेंगे या अस्पष्ट लागतों में सम्मिलित होगा। भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्व प्रबंधन के कारण प्राप्त सामान्य लाभ। अधिकांशतः जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उद्योग होती हैं, कंपनियां होती हैं, तो प्रबंधन के लिए वह जो है वहाँ पर अधिकारियों को रखता है। खास डिग्री डिप्लोमा लिए हुए लोगों को, MBA करने वाले लोगों को वहाँ पर रखता है, वो उसको वेतन देता है, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से दिया गया वेतन जो है स्पष्ट लागत में आएगा। लेकिन जब उत्पादक स्वयं प्रबंधन का कार्य करता है तो उसके कारण जो सामान्य लाभ होगा वह भी जो है उत्पादन लागत में सम्मिलित होगा और किस में सम्मिलित होगा? अस्पष्ट लागतों में सम्मिलित होगा। तो अस्पष्ट लागतों में ये 4 मद सम्मिलित हैं। स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी, स्वयं की पूंजी का ब्याज, स्वभवन का किराया और स्व प्रबंधन के कारण प्राप्त सामान्य लाभ। अब आइए मौद्रिक लागत का तीसरा प्रकार देखते हैं। पहला हो गया मौद्रिक लागत स्पष्ट लागत, दूसरा हो गया अस्पष्ट या सन्निहित लागतें और तीसरा है सामान्य लाभ। देखिए सामान्य लाभ क्या होता है? तो सामान्य लाभ से अभिप्राय लाभ की उस न्यूनतम मात्रा से है जो हर स्थिति में उद्यमियों को प्राप्त होनी ही चाहिए। आई रिपीट, सामान्य लाभ से अभिप्राय लाभ की उस न्यूनतम मात्रा से है जो हर स्थिति में उद्यमियों को प्राप्त होना ही चाहिए, नहीं तो वह उद्योग विशेष में कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य लाभ जो है उद्यमियों को किसी उद्योग विशेष में बनाए रखने की न्यूनतम लागत है। क्या है? वह न्यूनतम लागत है। सामान्य लाभ जो है किसी उद्योग विशेष में किसी उद्यमी को बनाए रखने के लिए न्यूनतम लागत है, उससे कम लागत पर वह काम नहीं करेगा, वह उत्पादन कार्य बंद कर देगा। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सामान्य लाभ वह न्यूनतम मात्रा है जो प्रत्येक स्थिति में उद्यमियों को प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा वह उद्योग विशेष में कार्य नहीं करेगा। या कह सकते हैं कि सामान्य लाभ उद्यमी को किसी उद्योग विशेष में बनाए रखने की न्यूनतम लागत है और यह कुल लागत का एक अंग है। अब नेक्स्ट समझते हैं वास्तविक लागत क्या होती है। हम समझते हैं कि वास्तविक लागत तो क्या होती है, रियल कॉस्ट क्या होती है। देखिए वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उठाने पड़ते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उठाने पड़ते हैं। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे यदि X वस्तु के उत्पादन में Y वस्तु के उत्पादन की अपेक्षा तिगुना कष्ट तथा त्याग होता है तो X वस्तु की कीमत Y वस्तु की कीमत से तिगुनी होगी। या आप दूसरे शब्द इस तरह भी समझ सकते हैं
कि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लगने वाले विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का पारिश्रमिक तथा उसमें काम आने वाली पूंजी की बचत के लिए किया जाने वाला त्याग अथवा प्रतीक्षा उस वस्तु की वास्तविक लागत को बताते हैं। देखिए, वास्तविक लागत की जो अवधारणा थी वो सर्वप्रथम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया था, जिसे बाद में प्रोफेसर मार्शल ने संबोधित किया। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वे सब प्रयत्न अथवा त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाते हैं। आप चाहे तो इसको साधारण शब्दों में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के उत्पादन में जो कष्ट त्याग तथा कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं उन सभी के योग को उत्पादन की वास्तविक लागत कहते हैं। देखिए, व्यक्ति क्या करता है, उत्पादन के लिए अपने विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वो प्रयत्न करता है, वो भी सम्मिलित होता है, वो उसमें अपनी पूंजी भी लगाता है, उन पूंजी को वह जो है बड़े कष्ट से बचाया रहता है, वो जो है अपने उपभोग को कम करके किसी बड़े कष्ट से उसको वह जमा किया रहता है, फिर उसको उत्पादन लगाता है। तो ये सारी चीज़ें वास्तविक लागत कहलाती है उसकी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आइए समझते हैं अवसर लागतें किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग किया जाता है। आई रिपीट, किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग किया जाता है। देखिए, साधन जो क्या होते हैं वो साधन सीमित होते हैं। आप जानते हैं हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, साधन सीमित होते हैं। ठीक है, किंतु प्रत्येक साधन के अनेक संभावित प्रयोग होते हैं। एक साधन कई प्रयोगों में उसका उपयोग किया जा सकता है। उन्हें सभी प्रयोगों में सभी प्रयोगों में तो प्रयोग नहीं कर सकते। कोई साधन है जिसका एक से अधिक उपयोग होता है, लेकिन हम उसका सभी में तो प्रयोग नहीं कर सकते। अतः एक साधन के एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग करने का अर्थ है उसके अनेक उद्देश्यों में प्रयोग के अवसर का परित्याग करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई साधन है तो एक से अधिक कार्य में उसको प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वह सभी कार्यों में तो एक साथ प्रयोग होगा नहीं। वह किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करेगा, किसी एक कार्य में इसको लगाया जाएगा और बाकी चीज़ों के उपयोग को वह क्या करेगा, वह त्याग देगा। इसे ही अवसर लागत बोलते हैं। मैंने क्या कहा, किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग किया जाता है। या हमें कोई शब्द में भी कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु के उत्पादन की लागत वस्तु की वे मात्राएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ता है। अतः वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है अवसर लागत कहलाती है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है अवसर लागत कहलाती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं समझा रहा हूँ देकर के आपको। मान लीजिए कि एक किसान है जो 100 कुंतल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। एक किसान है, उसके पास उत्पादन के अपने जो भी साधन हैं उनका उपयोग करके वह 100 कुंतल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। और यदि वह जो है इन्हीं साधनों का प्रयोग करके 120 कुंतल जौ उत्पन्न कर सकता है, ध्यान सुनिएगा, एक समान साधनों का प्रयोग करके वह 100 कुंतल गेहूं उत्पन्न करता है और उन्हीं साधनों का उपयोग करके वह 120 कुंतल जौ उत्पन्न कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 100 कुंतल गेहूं की अवसर लागत 120 कुंतल जौ है। 100 कुंतल गेहूं की अवसर लागत क्या है, 120 कुंतल जौ है। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि एक बढ़ई है, एक लोहार है जो एक दिन कार्य करता है तो एक मेज तैयार करता है या 2 कुर्सियां बना सकता है। एक दिन में वह या तो एक मेज बनाएगा या 2 कुर्सियां बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक मेज की अवसर लागत 2 कुर्सियां हैं जो एक मेज के बदले में तैयार की जा सकती हैं। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, थर्ड उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक मजदूर है, वह 100 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है, ठीक है, लेकिन यदि उसे दूसरे और तीसरे काम में
80 और 70 रुपये मिल रहे हैं। अभी जहाँ वो काम कर रहा है वो 100 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है उसको। एक दूसरा कार्य है जिसमें उसे 80 रुपये मिल रहे हैं और एक तीसरा कार्य है जिसमें उसे 70 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो जो दूसरा विकल्प है, अर्थात जहाँ उसे 80 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं, वह उसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग जो है 80 रुपये है, उस मजदूर की वह 80 रुपये क्या है, अवसर लागत है। तो आप चाहे तो उसको संक्षिप्त में नोट डाउन कर सकते हैं कि मुद्रा की वह मात्रा जो साधन की कोई इकाई अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर उत्पादन लागत का जो भी प्रकार था मैंने सब बता दिया। मैंने तो कहा था कि ये दोनों बाद में बताएंगे, लेकिन मैंने इसको भी समय था मेरे पास इसलिए इसको भी बता दिया। तो लागत फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जो उत्पादन लागत होती है वह 3 प्रकार का होती है, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। और ये मौद्रिक लागत जो है 3 प्रकार की होती है, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट या सन्निहित लागत और सामान्य लाभ। तो आशा करता हूँ कि आपको उत्पादन लागत के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाते समय आपको रिटन में नोट्स भी उपलब्ध करवा देता हूँ ताकि आप जो है आसानी से उसको एक नोट डाउन कर सके, एक नोट्स बना सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।